वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है हम सेक्शन 143(2) एंड सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 देखने वाले हैं, जो कि आपका स्क्रूटनी असेसमेंट से डील करता है। आज हमारा पूरा स्क्रूटनी असेसमेंट खत्म हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू टेक फेस टू फेस क्लास देन कॉन्टैक्ट ऑन द ईमेल एड्रेस मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सो हमारा आज का पहला सेक्शन है सेक्शन 143(2). इफ़ असेसिंग ऑफिसर, अगर आपका एओ जो है या फिर कोई भी प्रेस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय सीबीडीटी, ये पूरे सेंटेंस का मतलब हम आगे की क्लास में समझ जाएंगे कि ये इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या बोल रहा है। अभी के लिए आप इतना समझो कि अगर असेसिंग ऑफिसर को, अगर एओ को ये लगता है, क्या लगता है उसे कि कंसिडर इट नेसेसरी, अगर उसे ये ज़रूरत लगता है टू एक्सपीडिएट टू इंश्योर दैट एसएससी हैज़, तीन चीज़ें होती हैं, नॉट अंडरस्टेटेड हिज इनकम, हैज़ नॉट कंप्यूटेड एक्सेसिव लॉस। या तो पहली चीज़ ये कि एसएससी ने जो है एक्सेस इनकम नहीं, अंडरस्टेट अपनी इनकम नहीं की है, या फिर एक्सेस अपना लॉस नहीं दिखाया है, या फिर अगर अपना जो टैक्स है उसको अंडर पे नहीं किया है। अगर तीनों में से उसमें, इन तीनों में से किसी भी एक पे, नॉट क्यूमुलेटिव, किसी भी एक पे अगर उसे डाउट आता है कि तीनों में से कोई भी एक चीज़ एसएससी ने की है, तो वो क्या करेगा, वो सेक्शन 143(2) का नोटिस इशू कर देगा। और 143 इन द नॉर्मल मैनर एज एट प्रेजेंट दिस विल बी स्क्रूटनी असेसमेंट। और 143(2) का नोटिस जो होता है वो आपको स्क्रूटनी असेसमेंट से ही डील करता है। नोटिस इशू होने के बाद से आपके पास 143(3) शुरू हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट नोटिस, एक्सपायरी की बात हो रही है कि नोटिस जो है हम कब तक इशू कर सकते हैं, जब एओ जो है उसके पास टाइम लिमिट दिया गया है कि वो 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इनकम इज फर्निश्ड। मतलब हम अभी जो फाइनेंशियल ईयर पास हुआ है उसी को ले लेते हैं। 22-23 हमारा एफवाई था। अगर इसके असेसमेंट ईयर में आ जाए तो 23-24 हमारा जो एक्चुअल रिटर्न फाइल होता है वो 23-24 में ही होता है। इसी दिन आपका चाहे अक्टूबर हो, जुलाई हो या नवंबर हो, कोई भी ड्यू डेट हो, आपने इसी ईयर में फाइल किया है। तो ये बोल रहा है कि ये जो जिस ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया ना, इस ईयर में जिसमें आपने रिटर्न फाइल किया उसके प्लस 3 मंथ, इतना ही टाइम होता है आपके पास कि मतलब 30 जून 24, इतना ही टाइम लिमिट है एओ के पास। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो इतना टाइम लिमिट है एओ के पास कि वो बोल सके आपके ऊपर 143(2) दैट इज स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस इशू कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन 223(c). हियरिंग इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। जब मैं बोलती हूँ कि वो आपके ऊपर नोटिस इशू करेगा तो आपकी हियरिंग होगी। तो हियरिंग का मतलब जो भी जैसे मान लो कि जब आजकल वो जो भी नोटिस इशू होता है वो आपको ईमेल के कम्युनिकेशन के फॉर्म में आता है, आपके जो आपका प्रोफाइल है उस पर अपलोड हो जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हियरिंग का मतलब वो भी हुआ, हियरिंग के डिफिनीशन में ये बताया गया है कि जो भी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है वो भी एक हियरिंग ही है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेक्शन 282(a). प्रोवाइड नोटिस एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय सच अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट शैल बी इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नोटिस इशू होता है 143(2) हो गया या फिर 142(1) हो गया, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दैट इज़ आपके ईमेल पे आता है या आपके प्रोफाइल पे अपलोड हो जाता है। और मैंने कहा कि मेरे पास ये नोटिस आया, तो नीचे लिखा होगा ना इनकम टैक्स ऑफिसर, क्या नाम है उसका, मान लो कि सुरेश नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर का। तो कई बार हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पास नोटिस आया है तो उस पर्सन का साइन होगा, बट यहाँ पे सिर्फ आपको ये बात बोल रहा है कि अगर साइन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर नोटिस इशू हुआ है और साइन नहीं है, सिर्फ पर्सन का नाम भी नीचे लिखा हुआ है, तो वो इक्विवेलेंट टू साइन है और उस पर आप साइन मत खोजिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू साइन। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नेम ऑफ द डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स अथॉरिटी इज रिटन इन नोटिस ए डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड दैट नोटिस हैज़, ओके यहाँ से डिलीट हो गया है कि मतलब नोटिस हैज़ बिन इशूड कम्प्लीटली, और आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि उस पर साइन नहीं है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू साइन। जो नेम लिखा हुआ है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू साइन। प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी मीन्स नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, therefore notice under section 143(2) shall be issued by NAFA। मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैंने आपको कहा कि प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो नोटिस इशू करेगी या एओ नोटिस इशू करेगा। आजकल के केस में, आजकल तो जब से हमारे पास ये सिस्टम आया है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर का, तो एओ तो इशू करता नहीं है, यही हमारा जो है अथॉरिटी जो है यही नोटिस इशू करती है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब है आपके पास नफाक। अब इतना हो गया हमारे पास सेक्शन 143(2) का प्रोविज़न। सिंपल सी बात आपको ये बोलता है कि अगर आपको 143(3) करना है, दैट इज़ अगर आपको स्क्रूटनी करना है किसी
डिपार्टमेंट के लिए ये लॉ बनाया गया है कि अगर आपको किसी एसएससी पे स्क्रूटनी करना है तो आप डायरेक्ट स्क्रूटनी नहीं कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, पहले उसके ऊपर एक 143(2) का नोटिस इशू करेंगे, और वो नोटिस इशू करने का टाइम पीरियड दिया गया है कि जिस मंथ में रिटर्न फाइल हुआ है उसके लास्ट 3 मंथ में चले जाइए, उसके बाद से 3 महीने में चले जाइए, दैट इज़ जून तक, 30 जून ऑफ पर्टिकुलर ईयर, 30 जून तक चले जाइए, और वहीं तक आपके पास टाइम लिमिट है क्या करने का, आपको नोटिस इशू करने का। उसके बाद आप नोटिस भी नहीं इशू कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा सेक्शन था हमारे पास 143(2). नाउ वी हैव सेक्शन 143(3) जो कि हमारा स्क्रूटनी असेसमेंट का मेन सेक्शन है। पहला पॉइंट है हमारा, आफ्टर इशूइंग नोटिस 143(2) का नोटिस इशू करने के बाद AO शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग मेक एन असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और लॉस ऑफ द SSC एंड डिटरमाइन द सम पेएबल बाय हिम और रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ सच असेसमेंट। आपको आगे आने वाले सेक्शन में कुछ ऐसे सेक्शन देखने को मिलेंगे जो प्रोहिबिट करते हैं ऑफिसर्स को कि आप इन सेक्शन में जो है आप अपना ऑर्डर जो है वो एसएससी के फेवर में नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिफंड होगा तो वो भी ग्रांट करेगा। मतलब कि आपके पास जो 143(3) सेक्शन होता है ना, जैसे मैंने आपको 142(1) में भी बताया था कि आपको अगर आपके पास इंटीमेशन आता भी है तो यू डू नॉट हैव टू वरी, आपको ये देखना है कि उसमें लिखा क्या हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे हमेशा इनकम टैक्स पेएबल के केस में ही आए, ऑल्सो पॉसिबल कि आपको रिफंड आ रहा हो या फिर आपके लॉस को कम किया गया हो, तो घबराना नहीं है। द सेम वे अगर आपके पास सेक्शन 143(3) का भी नोटिस आता है, सॉरी मतलब 2 का नोटिस आता है, 2 का पहले नोटिस आएगा एंड देन 143(3) का जो आएगा आपके पास, तो उसमें आपको पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या इसमें मेरा रिफंड आ रहा है या मेरे पास कुछ पेएबल अमाउंट आ रहा है। तो 143(3) इज़ अ सेक्शन जहाँ पे एसएससी के फेवर में भी डिसीजन जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ, अच्छा ओके, नीचे के कुछ 2 पॉइंट्स जो है वो मैं छोड़ रही हूँ। नीचे इसके नीचे ये जो नोट्स आपको दिख रहा है इसके थोड़ा सा और हम नीचे जाएंगे तो इन पॉइंट को काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट किया गया है। तो ये सब मैं आपको 35(1)(2) ये सब आपको नीचे अच्छे से इलेबोरेशन में पढ़ने को मिलेगा। सो यू डू नॉट हैव टू वरी। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा बोलता है वेयर द SSC has not furnished his return of income, then notice under section 143(2) cannot be issued to him and consequently assessment under section 143(3) is not possible। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि जब आपका असेसमेंट हो सकता है, कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया हो, तभी हो सकता है, अदरवाइज आपका असेसमेंट नहीं हो सकता है। रिटर्न ऑफ इनकम 2 केस में फाइल होता है, अगर आपको याद हो तो, अगर नहीं याद है तो देन यू मस्ट रिवाइज पीछे की क्लास। 2 केस में फाइल हो सकता है, या तो आपका ड्यू डेट पे आप एक अच्छे एसएससी हैं और आपका ड्यू डेट आया, जो भी आया आपका जुलाई, अक्टूबर या नवंबर, जो भी आपका ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट पे जाके आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो भी आपके ऊपर 143(3) हो सकता है। अदरवाइज आपके पास 142(1) इसका नोटिस गया और इसके नोटिस जाने के बाद से आपको कहा गया कि आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए, तो इस रिटर्न को फाइल करने के बाद से भी आपके पास 143(2) या 3 जो भी मैं बोलूँ वो नोटिस आपके पास आ सकता है। मतलब कि एक प्री रिक्विजिट है स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए कि एसएससी ने रिटर्न अपना ज़रूर फाइल किया हो, तभी आप उसके ऊपर स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) इज मेड विदाउट सर्विंग नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) देन द असेसमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। कहना यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर किसी असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि मैं 143(2) का नोटिस नहीं इशू करता हूँ, डायरेक्ट मैं डिमांड निकाल के और एसएससी को भेज दे रहा हूँ 143(3) के अंदर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एसएससी हो सकता है रिट पिटिशन फाइल कर दे या कुछ भी, और आपके पास ये जो आपने असेसमेंट शुरू किया है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज सर्व आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ FY इन विच ROI इज फाइल्ड देन सच असेसमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। 2 केस मैंने आपको बताया कि अगर आपने 143(2) का नोटिस इशू नहीं किया तो भी वॉइड एब इनिशियो है, और अगर आपने 143(2) का नोटिस टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद इशू किया तो भी आपका ये नोटिस, ये असेसमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है। टाइम पीरियड मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट वी हैव इज एज पर गाइडलाइन बाय CBDT ओनली 3 to 5% केसेस कैन बी टेकन फॉर एन असेसमेंट इन स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 143(3). 143(3) में जितने भी रिटर्न फाइल होते हैं उसमें सिर्फ 3 से 5% केसेस चूज़ किए जाते हैं असेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव फॉर मेकिंग स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) द AO इज नॉट रिक्वायर्ड टू possess any information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment. He can issue notice under section 143(2) to ensure that the assessee
लेट्स नॉट टेक एन एग्जाम्पल, इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं। कहना क्या चाहते हैं ये कि आपके पास, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने अपनी 20 लाख की इनकम दिखा दी। अब आपके पास, आप एक एसएससी हो, आप मेरे पास लेके आ गए, मैंने आपको 20 लाख की आपने 20 लाख का रिटर्न फाइल किया कि मेरे पास जो है 20 लाख रुपए मेरा इस करंट ईयर में जो है रिटर्न ऑफ इनकम है, और मैं आपके पास नोटिस में बोल रही हूँ कि 30 लाख रुपीज़ है। अब आप एसएससी हो, आप मेरे पास दौड़े चले आए कि मुझे बताओ आपके पास क्या प्रूफ है कि आप कहना चाहते हो कि ये जो इनकम है वो मेरे पास 30 लाख रुपए है। तो लॉ यहाँ पे एओ को एक पावर देता है 143(3) में कि आपको इसका प्रूफ रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रूफ पे आपने ये बोला है कि इनकम जो है 143(3) है। सिर्फ आपको ये इंश्योर करना है कि एसएससी ने अंडरस्टेटेड इनकम तो नहीं किया है। इस केस में एसएससी ने अपना इनकम जो है अंडरस्टेट कर दिया है। एसएससी जो है वो प्रूफ नहीं मांग सकता है कि आप मुझे प्रूफ दिखाओ। ये जो प्रूफ की बात होती है ना कि आपने जो इनकम बढ़ाया है, इनकम ये जो मेरा एस्केप हो गया है असेसमेंट होने से, ये दूसरे सेक्शन में होती है, सेक्शन 147 में होती है। यहाँ पे अगर एओ जो है इंश्योर करना चाहता है कि एसएससी ने अंडरस्टेट नहीं की है अपनी इनकम, एक्सेसिव लॉस नहीं दिखाया है, या फिर कहीं से भी किसी भी तरीके से टैक्स कम पे नहीं किया है, तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए असेसिंग ऑफिसर जो है वो 143(2) दैट इज स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस आपको भेज सकती है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इट, CBDT हैज क्लैरिफाइड देन दैट सिंस अंडर सेक्शन 143(3) रिफंड कैन be granted to the SSC, the AO can reduce the income below the return income and can assess loss higher than the return loss। जैसे मैंने आपको बताया कि 143(3) जो होता है दैट इज़ ऑल्सो मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एसएससी। हो सकता है कि ये आपके फेवर में काम ना करे, बट आपके फेवर में काम कर भी सकता है। अगर आपका रिफंड आ रहा है और एओ जो है वो एक अच्छा पर्सन है, तो हो सकता है वो आपको 143(3) का जो आपके पास ऑर्डर है उसमें आपका कुछ पेबल नहीं आ रहा हो, कुछ रिफंड आ रहा हो। सो फर्स्ट यू हैव टू चेक। नाउ एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करते हैं। A fresh claim before the AO can be made only by filing a revised return and not otherwise। एक केस लॉ है हमारे पास, केस लॉ का नाम है गोडसे इंडिया, अ वेरी फेमस केस लॉ, जिसमें ये कहा गया कि सपोज़ करिए कि आप एक एसएससी हैं और आपका जो है केस जो है, आपका रिटर्न ऑफ इनकम का जो केस है वो स्क्रूटनी असेसमेंट में पकड़ा जाता है। अगर ये स्क्रूटनी असेसमेंट में पकड़ा जाता है और आप उसके बाद से ये बोलते हैं कि मेरा जो है मैं कुछ क्लेम करने से रह गया, सपोज़ करो आपने कहा कि मैंने ATIA का डिडक्शन नहीं क्लेम किया था, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि एओ के सामने आप जाके कोई भी फ्रेश क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप कहाँ पे क्लेम कर सकते हैं? आपके पास अगर टाइम लिमिट बचा है तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कीजिए और तब आप क्लेम कीजिए। आप एओ के पास जा कर के अपना क्लेम नहीं दिखा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे यही लिखा है, गोडसे इंडिया के केस में हुआ क्या, हैज़ हेल्ड दैट देयर इज़ नो पावर अवेलेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनेबलिंग द एओ टू अलाउ क्लेम मेड बाय द एसएससी एक्सेप्ट बाय वे ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के अलावा एओ को वो पावर नहीं दी हुई है कि एओ जो है आपका कोई कुछ भी जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं कोई चीज़ आपको अलाउ कर दे या कुछ और करे। सेक्शन 143(1) की बात करते हैं। नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) और 144 शैल बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब कि हम सेम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ईयर कौन सा था? हमारे पास फाइनेंशियल ईयर था 22-23, ठीक। असेसमेंट ईयर था हमारे पास 23-24। अब आपको याद होगा कि आपके लिए एक चीज़ बोला गया था, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट 143(3) 144 शैल बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ये चलो यहाँ से पहले यहाँ पे 3 महीने पे आते हैं। ये हो गया आपका 30 जून 24। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि ये हम ईयर 2024 की बात कर रहे हैं। और फिर यहाँ से 9 मंथ पीछे आते हैं। देन वी हैव दिसंबर 31 दिसंबर 24। इस टाइम पीरियड में देखो होता क्या है, अगर मैं करंट हमने 22-23 का रिटर्न फाइल किया है और अगर मैं उसको पर्सपेक्टिव में लेके बात करूँ तो होता क्या है, 22-23 का रिटर्न फाइल किया असेसमेंट ईयर 23-24 में। अब एओ के पास एक टाइम लिमिट है कि वो 30 जून तक ही जो है आपको
नोटिस भेज सकता है। किस चीज़ का? 143(2) का नोटिस भेज सकता है। इतने दिन का टाइम लिमिट है, और इतने दिन के टाइम लिमिट के बाद से उसके पास सिर्फ यही टाइम पीरियड जो है बचता है नेक्स्ट 6 मंथ, जहाँ पे वो आपको असेसमेंट ऑर्डर जो है 143(3) का पास करके फाइनल कर दे, ये बता दे कि ये पेबल है या फिर जो भी है ये रिफंड है। तो 9 मंथ्स के बाद से जो असेसमेंट ईयर है, उस असेसमेंट ईयर के 9 मंथ पे चले जाइए, और उसके बाद का टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं होता है एओ के पास कि वो उसके बाद से आपके ऊपर ऑर्डर पास करे अंडर सेक्शन 143(3). यहीं तक का टाइम लिमिट होता है एओ के पास कि वो ऑर्डर पास कर सके 143(3) का। अब जो मैं आपको ऊपर के कुछ प्रोविज़न बोल रही थी ना कि आप छोड़ दो, आपको नीचे डिटेल में देखने को मिलेगा। सो हियर इज़ दिस प्रोविज़न। पहला प्रोविज़न है टू सेक्शन 143(3), एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, 21, 22B, 23A, 23B आर अवेलेबल टू द स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ओनली गवर्नमेंट स्पेसिफाइड अथॉरिटी कैन रिसाइन दैट नोटिफिकेशन if it is satisfied that a specified institution has not satisfied with requirement contained in respective subsection। सेक्शन 10 में एग्जाम्पशन इनकम जो है आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती है, दिस यू नो, ओके फाइन। अब कुछ इंस्टीट्यूशन को सेक्शन 10 में जो है रजिस्ट्रेशन मिलता है। अब हुआ क्या, पीछे पास्ट में ऐसे केसेस हुए कि असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगा, एक्चुअली ये केस हुआ था स्कॉट हॉस्पिटल का, तो एओ को ऐसा लगा कि जिस चीज़ के लिए ये रजिस्ट्रेशन मिल रही है कि आप जिस भी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन मिल रही है कि आप ऐसा करो तो आपकी इनकम जो है हम सेक्शन 10 में जो है एग्जेम्प्ट कर देंगे, एक्चुअली में इंस्टीट्यूशन जो है वो ये काम कर ही नहीं रही हैं। तो उसने क्या किया कि सेक्शन 1021, 22B, 23A या 23B जो जिस भी सेक्शन में कोई भी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर हो, उसने मना कर दिया कि मैं जो आपको जो है इसका एग्जेम्पशन नहीं दूंगा। तो यहाँ पे एक लॉ लेके आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा और किसी के पास वो अधिकार नहीं है कि वो इस एग्जेम्पशन को वॉइड डिक्लेयर कर दे। इन केस कंडीशन स्पेसिफाइड इन रेस्पेक्टिव सेक्शन नोटिफिकेशन हैव बीन कंट्रावेंट। अगर सपोज करो, इसलिए ये लॉ बनाया गया कि सपोज करो जो 10 वाले सब सेक्शन में जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसमें कोई भी एक कंडीशन अगर कंट्रावेंट हो रहा है तो एओ के पास एक राइट मिलता है कि वो इंटीमेट करे, जो भी कंट्रावेंशन हुआ है उसको इंटीमेट करे, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को, जो उसके बाद एक्शन लेंगी और विड्रॉ कर देंगी वो एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। और जैसे ही वो विड्रॉ करेंगी तो आपको जो एग्जेम्पशन मिल रहा है, आपका 100% इनकम एग्जेम्प्ट हो जा रहा है, वो एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 143(3), ये आपका फर्स्ट प्रोवाइजो था। हम सेकेंड प्रोवाइजो पे आते हैं, वेयर एओ इज सेटिस्फाइड। एक्चुअली ये 3 प्रोवाइजो हैं, तीनों प्रोवाइजो जो है एक तरीके से रिलेटेड ही हैं। तीनों ही प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि एओ एग्जेम्पशन को वॉइड नहीं डिक्लेयर करेगा, एओ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, और कॉन्ट्रावेंशन और उसके बाद से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करके उस एग्जेम्पशन को वॉइड डिक्लेयर कर देगी। व्हेन एओ इज सेटिस्फाइड दैट ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C और सेक्शन 11 हैज मेड एनी कॉन्ट्रावेंशन, देन एओ शेल मेक रेफरेंस टू प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 1023C में या फिर सेक्शन 11 में चैरिटेबल ट्रस्ट का, आई होप कि आपको याद आ रहा हो कि चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें जो हैं सेक्शन 11 में हैं। तो सेक्शन 11 हैज़ मेड एनी कॉन्ट्रावेंशन देन एओ शेल मेक रेफरेंस टू प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुई है सेक्शन 11 वाली, एक सेक्शन 11 में एक चीज़ आता था जो बोलता था कि अगर आपकी जो टोटल रिसीट है, अगर आपकी जो बिजनेस रिसीट है दैट हैज़, मान लो कि ये 20 रुपये है, ये एक्सीड कर जाती है आपकी टोटल रिसीट से मोर देन 20%, मान लो टोटल रिसीट है, ऐसे एग्जांपल समझते हैं 100 रुपीज़, तो आपकी जो बिज़नेस वाला इनकम है वो कितना होना चाहिए? लेस देन 20% होना चाहिए, ऐसे लिखते हूँ, लेस देन 20% होना चाहिए, मतलब 20 रुपये से कम होनी चाहिए। बट अगर ये 20 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, तो एओ को किसी को कुछ इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही जो है अब आपको सेक्शन 11 वाली एग्जेम्पशन, 11 एंड 12 वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, ये अपने आप है। बट यहाँ पे जो केसेस डिस्कस हो रहे हैं ना, ये इसके अलावा, ये तो एक ऐसा कंडीशन, यही एक कंडीशन तो नहीं है आपके पास, इसके अलावा भी और सारी कंडीशन है। तो यहाँ पे बोला गया है, मैंने आपको इसलिए रिलेट करा दिया बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कमिश्नर को इंटीमेट करना पड़ेगा, वो इसके लिए नहीं लिखा हुआ है, ये इसके अलावा जो भी कंडीशन है अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है
तो एओ के पास क्या पावर है कि वो रेफरेंस करे किसको, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को टू विड्रॉ या कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, वो इंटीमेट करे ताकि जो रजिस्ट्रेशन है वो विड्रॉ हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए। एज पर अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2022 इन सेक्शन 153, टाइम पीरियड फॉर मेकिंग असेसमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 153 शैल बी इंक्रीज by the period AO make reference to principal commissioner of income tax and ending on the date on which, okay let's understand this। मैंने आपको यहाँ पे अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 सेम एग्जांपल, मुझे ये सही लगता है एग्जांपल लेना क्योंकि अभी अभी हम इससे रिलेटेड कुछ काम करके आए हैं, दैट इज़ वाई। अब मैंने आपको बताया कि स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए ना आपके पास सिर्फ 9 महीने का टाइम होता है, दैट इज़ 31 दिसंबर 24, यहाँ तक का टाइम है। यहाँ तक उसके पास टाइम है कि वो 143(2) का नोटिस इशू कर दे और इतना 6 महीने का आपको टाइम मिलता है कि आप ऑर्डर पास कर दो। यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ कि बीच में मान लो ये एक ऐसा एसएससी है जो कि सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड है और सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड है और यहाँ से जो है 4 महीने यहाँ पे ऐसे निकले जो खर्च हो गए इसमें एओ को किसको इंटीमेट करने में, प्रिंसिपल कमिश्नर को इंटीमेट करने में। देन प्रिंसिपल कमिश्नर अपना थोड़ा चेक करेगा और चेक करने के बाद वो क्या करेगा, चेक करने के बाद से वो कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन। तो 4 महीने इसी में खर्च हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बोली जा रही है कि जो ये टाइम पीरियड खर्च हुआ है ना उतना टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब कि हमारा अब ये हो जाएगा +4 मंथ। तो आपके पास अब क्या टाइम पीरियड आ जाएगा, 1 2 3 31 मार्च, नो 30 अप्रैल 25 में चले जाएंगे ना, यस 30 अप्रैल 25 तक का अब आपके पास टाइम पीरियड बढ़ जाएगा अगर 4 महीने आपके इसमें निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही बात बोली गई, सेक्शन 153 जो है वो आपका टाइम पीरियड से डील करता है। यही बात बोली गई है कि अगर उसमें कुछ जितना टाइम पीरियड उसमें लॉस्ट होता है उतना टाइम पीरियड जो है असेसमेंट करने के टाइम पीरियड में बढ़ जाएगा। थर्ड प्रोवाइजो, लास्ट प्रोवाइजो, और ऑल्सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेक्शन 143(3) एंड 143(2). आज की क्लास का भी हमारी ये लास्ट है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाली इसमें। सम इंस्टीट्यूशन आर ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 35(1)(2) एंड 3। कुछ इंस्टीट्यूशन जो है 35(1)(2) एंड 3 में रजिस्टर्ड होते हैं और अगर वो कुछ कंट्रावेंशन कर रहे हैं इन इंस्टीट्यूशन के लिए, अगर आपको याद होगा तो 139(4)(d) में मैंडेटरी किया गया कि आप रिटर्न फाइल करो। रिटर्न फाइल करो क्यों बोला गया, सो दैट एओ जब वो रिटर्न देखे तो उसे ये तो पता चले कि ये काम वो ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैंने रिसर्च करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया 35(1)(2) या 3 में और फिर मैं बैठ के जो है काम कुछ और कर रहा हूँ और अपना इनकम भी एग्जेम्प्ट करवा ले रहा हूँ। तो ये रिटर्न फाइल करने का प्रोविज़न इसमें 139(4)(d) में यही लाया गया ताकि एओ चेक कर सके कि जो जिसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन मिला है ये वही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एओ यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एओ चेक करेगा कि वेदर द इंस्टीट्यूशन आर डूइंग रिसर्च वर्क और नॉट, एंड इफ़ नॉट तो एओ के पास ये पावर है कि वो रिकमेंड करे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि यार ये कुछ मिसडूइंग है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, विड्रॉ कर लेगी रजिस्ट्रेशन को। This is the end of your today class, and this is also end of your section 143(2) and section 143(3). So I hope you understood this section. आपको स्क्रूटनी असेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। We will move forward in the next class with section 144 best judgment assessment. So I'll see you in the next video. And yes, if you want to take live face-to-face classes, live in the sense face-to-face class, then you can contact on my email ID mentioned in the description box. I'll see you in the next video. Bye bye.